हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। मैं आपका अपना अभिनव सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं साउंड चैप्टर के ऊपर। साउंड चैप्टर ध्वनि चैप्टर से जो संबंधित वन लाइनर है, एक लाइन का जो प्रश्न आता है या फिर जो संबंधित मुख्य बिंदुएं हैं, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप उसको अच्छे से देख रहे हैं ताकि आपको उससे लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन हम आपके प्यार के लिए आपको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं साउंड में, तो साउंड की ही सिर्फ बात करते हैं जो आप तक पहुंच रही है। ध्वनि ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है। ऊर्जा भी, ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा ही है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं। जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो ध्वनि के लिए देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट में एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना हुआ है। हमारे चैनल पर साउंड नाम से एक अलग ही प्लेलिस्ट बना होगा। आप जैसे ही इस वीडियो को खत्म होते देखिएगा, उस वीडियो के एंड में आपको वह प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो पॉइंट क्या कहता है? विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति का आरोही क्रम बताएं। तो कुछ माध्यम दिए रहेंगे, तो उस माध्यम में याद रखना है कि तीन तरह के स्टेट होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, तीन स्टेट हैं। तो सबसे अधिक सॉलिड में होता है, उसके बाद गैस में, उसके बाद जिसका घनत्व जितना अधिक उसमें उतना ही जल्दी ट्रेवल करता है। याद रखना है क्यों? तो साउंड जो ट्रेवल करती है ना, वो कंपन के माध्यम से, वो ऑसिलेशन, कंपन, याद रखिएगा, कंपन के माध्यम से चलती है। कंपन के माध्यम से चलने का मतलब क्या है मेरा, यहां पर समझिएगा। अगर हम यहां पर एक टन ठोकते हैं, किसी तरह से इसको प्रहार करते हैं, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है ये कंपन करके आगे वाले मॉलिक्यूल्स को कंपन देगा, फिर वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को कंपन देगा, फिर आगे वाले, फिर आगे वाले, फिर आगे वाले, इसी तरह से वो साउंड का ट्रेवल होता है। तो जो सॉलिड माध्यम होगा, जिसका घनत्व जितना अधिक होगा, उसमें उतना ही तेजी से ध्वनि जो है वो जाएगी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, यहां पर किसमें कंपन हो रहा है? हवा में कंपन हो रहा है। हवा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को दे रहा है, फिर वो तीसरे मॉलिक्यूल को, फिर वो चौथे मॉलिक्यूल को। इसी प्रकार से क्या होता है? साउंड ट्रैवल करता है। तो पूछ रहा है आपसे, कुछ माध्यम दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कि असेंडिंग ऑर्डर जो आरोही क्रम है उसमें सजाएं। तो नाइट्रोजन, उसके ऊपर जल, उसके ऊपर स्टील होता है। आगे के पॉइंट में हम बात करते हैं, क्या कहता है? निर्वात, वायु, जल और स्टील में ध्वनि की वेग सबसे अधिक किसमें होगा? तो मैंने बताया सॉलिड में सबसे अधिक होता है। तो इसमें देखेंगे कौन सा सॉलिड है? स्टील सॉलिड है, तो आंसर क्या है हमारा? स्टील। स्टील में ध्वनि की जो स्पीड होती है वो सर्वाधिक होती है। आगे बात करते हैं कि वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो लगभग कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, 330 मीटर पर सेकेंड। वायु में जो ध्वनि की चाल है वो 330 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये वैरी करता रहता है, आप देखिएगा कि वो वैरी करते रहता है टेम्परेचर के कारण, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। तो लगभग, मैंने कहा कि लगभग जो है वो कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड है। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा किसमें होगा? मेटल्स में होगा, धातु में होगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन मेटल। मेटल याद रखेंगे, कहता है यदि VA वेलोसिटी, वाटर, सॉलिड, एयर, वाटर एंड स्टील, या स्टील या सॉलिड कह सकते हैं, स्टील है, तो वायु, जल और स्टील में ध्वनि की गति, तो इसको सजाना है आपको। तो सबसे कम किसमें होगा? एयर में होगा, मैंने बताया एयर में होगा, उसके बाद वाटर में, उसके बाद सॉलिड में सबसे अधिक स्पीड होगी ध्वनि की। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, यहां पर क्या कहता है? वायु, ग्रेनाइट, जल और लोहे में ध्वनि की गति लगभग 20 डिग्री तापमान पर, 20 डिग्री तापमान पर अधिकतम होगा। किसमें होगा? तो लोहे में। लोहा ज्यादा डेंस होता है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, कहता है ध्वनि तरंगे। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की तरंग है, वेव है, जो कि ऑक्सीलेशन होता है। क्या कहता है यहाँ पे? ठोस और गैसीय दोनों माध्यमों में यात्रा कर सकती है ध्वनि तरंगे। ठोस और गैस, ठोस और गैस और लिक्विड, याद रखिएगा, ठोस, गैस और लिक्विड तीनों में गमन कर सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे आप
क्या ध्यान रखेंगे, निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, वैक्यूम में इसका गमन नहीं होता है। अगले बिंदु पर हम बात करते हैं, कहता है ध्वनि तरंगें सबसे तेज चलती है कहां पर, सॉलिड में। साउंड वेव्स ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे तेज चलती है, जस्ट मैंने बताया था। तो अगले पॉइंट में क्या कहता है, कहता है साउंड वेव्स डज नॉट ट्रेवल्स इन, ध्वनि तरंगे इन किसमें नहीं चलती है, तो ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात में नहीं चलती है। इस कारण से जो है अंतरिक्ष में जब हम मान लीजिए अगर अंतरिक्ष में है, वहां पर वैक्यूम है, तो वहां पर मेरी ध्वनि किसी और को नहीं सुनाई देगी, ना ही दूसरे की ध्वनि हमें सुनाई देगी। वहां पर निर्वात में जब हम जाते हैं, अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं, कुछ नहीं सुनाई देता है, क्योंकि वहां पर क्या है, कुछ नहीं है, निर्वात है। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। कहता है अ साउंड वेव, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज का मतलब हो गया 4000 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज हो गया, 4000 हर्ट्ज। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 4 किलो हर्ट्ज है। और इसकी तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कितना है, 35 सेंटीमीटर। इसको लेमडा से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं, है ना। और इसको एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी है। कहता है तो 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, 3000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 3000 मीटर। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4000 हर्ट्ज है, तो उसको 35 सेंटीमीटर का उसका वेवलेंथ है, वेवलेंथ कितना है, 35 सेंटीमीटर का है, तो उसको 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर क्या निकालना है अपने को, समय निकालना है। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पर ध्यान रखेंगे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू जो आपका वेवलेंथ है, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ कर देंगे, एफ इनटू डेल करते हैं। एफ इनटू डेल करने के बाद एफ कितना है हमारा, एफ कितना है, 4000 हर्ट्ज का है, कितना है, 4000 हर्ट्ज है। लेमडा कितना है हमारा, 35 सेंटीमीटर का है, 35 सेंटीमीटर का मतलब 0.35 मीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर, इसलिए कितना पॉइंट आया, 0.35 मीटर। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी से आपकी क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी। अगर हमारे पास वेलोसिटी निकल गया, तो वेलोसिटी निकल गया, अगर हमारे पास मान लेते हैं वेलोसिटी हमारे पास आ गया, तो हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना। तो टाइम क्या निकलेगा, तो वेलोसिटी पता है हमें, क्या पता है, वेलोसिटी बराबर डी इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम। तो अब यहां पर देखिएगा क्या होगा, टाइम निकालना है ना, तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी यहां से निकल गया मेरा, तो उसके बाद हमारे पास टाइम दिया और टाइम निकालना ही है। डिस्टेंस कितना है, 3000 मीटर, करके देखिएगा कितना आएगा, 2.14 सेकेंड, याद रखेंगे 2.14 सेकेंड। अभी कैलकुलेट करने का इच्छा नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगा, 2.14 सेकेंड। आप चाहें तो याद रख सकते हैं इसको, क्या क्या किया था मैंने, याद रखेंगे। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, 4000 हर्ट्ज, ठीक है, 35 सेंटीमीटर है, क्या है, लैम्डा है, 3 किलोमीटर है, ये क्या है आपका डिस्टेंस है, डी है, 3000 मीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी बराबर एफ लैम्डा, ठीक है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल गया, और हमें डिस्टेंस जानना है ना, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो हमें क्या जानना है, टाइम जानना है। टाइम बराबर डी बाय भी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसे करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डी इंटू टी, ठीक है, डिस्टेंस इंटू टाइम होता है। तो यहीं पर अगर हमें टाइम निकालना है तो भी बाय डी हो जाएगा, यहां पर याद रखिएगा, यहां पर भी बाय डी हो जाएगा। ऐसे करके आप टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो आंसर सही अगर आ जाए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, द वॉल्स ऑफ द हॉल बिल्ड इन म्यूजिक कॉन्सर्ट शुड बी,
क्या होना चाहिए? मान लेते हैं सिनेमा हॉल में अगर दीवार जो है वो परावर्तन करने लगे ध्वनि का तो सुनाई नहीं देगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, शोरगुल होने लगेगा। तो क्या करना चाहिए? ध्वनि को एब्जॉर्ब करना चाहिए, ध्वनि तरंगों को क्या करना चाहिए? एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, जिस कारण से जो है वहां पर शोरगुल सुनाई अपने को ना पड़े। आगे के पॉइंट में बात करते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, मतलब प्रतिध्वनि क्या होता है याद रखिएगा। हम अगर यहां से खड़े होकर बोलते हैं तो सॉलिड सरफेस से टकराकर जो ध्वनि तरंगे वापस लौट जाती है, सॉलिड सरफेस से टकराकर जो ध्वनि तरंगे लौट जाती है, इसी को कहते हैं हम लोग परावर्तन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन। तो कहता है स्पष्ट प्रतिध्वनि मतलब स्पष्ट इको सुनने के लिए हम अपना इको जैसे बोलते हैं ना पहाड़ों में जाके हेलो तो वापस से सुनाई देता है हेलो, तो यहां पर कहता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, क्लियर इको सुनने के लिए परावर्तक सतह, मतलब जो हम खड़े हैं, हम क्या कहते हैं, हम लिसनर हो गए, हम क्या हो गए? हम ऑब्जर्वर हो गए या लिसनर हो गए। हमसे जो परावर्तक सतह होगा उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कहता कितना है? 17 मीटर, लगभग 17 मीटर होना चाहिए या फिर 16.5 मीटर। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो क्या कहता है? ध्वनि की एक महत्वपूर्ण विशेषता पिच है। क्या है? पिच है, जो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इन सब के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो साउंड चैप्टर वाले प्लेलिस्ट को खोलिएगा, देखिएगा, उसमें हमने क्लियरली बताया है। वीडियो लंबा ना हो जाए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया है, इसीलिए हम इस पर डिटेल नहीं कर रहे हैं। क्या कहा यहाँ पर? ध्वनि का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है वो? पिच है, जिसको कि पिच कहते हैं। इंग्लिश में भी पिच होता है, हिंदी में पिच होता है। तो क्या कहता है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्या है उसकी? फ्रीक्वेंसी। कहता है चंद्रमा की सतह पर दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते। तो पता ही है मैंने क्या बोला, अंतरिक्ष में ध्वनि तरंग निर्वात है, निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं गमन कर सकती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ठीक है, वायुमंडल नहीं है। देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने साथी से आवाज नहीं सुन सकता क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए कोई माध्यम नहीं है। मैंने बताया निर्वात भी हो सकता है वहां पर कि चंद्रमा पर वायुमंडल भी नहीं है और चंद्रमा पर ध्वनि संचरण के लिए किसी तरह का कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि ध्वनि जो है उसमें बिना माध्यम के वो गमन नहीं कर सकती है, चाहे वो हवा हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड, तीनों में से कोई ना कोई माध्यम होना ही चाहिए। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? कहता है अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक तरंग के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य सही है। वे कीड़े को नष्ट कर सकते हैं, वे धूल हटाकर कपड़ा साफ कर सकते हैं, उनका उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है, वह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सारा का सारा सही है, याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। कहता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। याद रखना है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और हम लोग 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं सुन सकते। हम लोग कहां तक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं आसानी से। तो कहता है द ऑडिबल रेंज, मतलब श्रव्य सीमा, जिसको कि सुना जा सकता है, श्रवण सीमा, वो कितनी है हमारी? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। याद रखिएगा, 6 माह का बच्चा जो होता है वो 35,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है ना? कितना सुन सकता है? 35,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं। कहता है ए बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड वेव इज यूज्ड, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में क्या होता है नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो क्या कहा हमने? बायोटेक्निक में विच अल्ट्रासोनिक साउंड वेव इज यूज्ड, पेट के अंदर जो चीजें होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे सोनोग्राफी का यूज किया जाता है, जिससे कि क्या कहते हैं उसमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूज किया जाता है। आगे के पॉइंट में बात करेंगे। इन तरंगों का उपयोग गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव, याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव मतलब जो भ्रूण है उसका विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। यही सोनोग्राफी है जिसके माध्यम से हम लोग करते हैं। ठीक है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं, इसके लिए क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करते हैं।
ठीक है, हमेशा अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं, अंधेरे में भी किसी से नहीं टकराते। अगला पॉइंट है, मरीज के दिल की धड़कन डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, कारण क्या है? ध्वनि के बहुल परावर्तन द्वारा, ध्वनि के मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण जो है वो सुन सकता है। अगला पॉइंट जो बात करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? सुपरसोनिक जेट जो होता है, सुपरसोनिक जेट की उड़ान का प्रभाव जो है वो ओजोन परत में कम होता है। ओजोन डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, ओजोन परत में क्या होती है? कमी होती है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? डेसिबल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडल में ध्वनि की तरंगों, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो है डेसिबल का उपयोग किया जाता है। अगले पॉइंट में जिक्र करता है, डेसिबल यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी को मेजर डेसिबल में हम लोग करते हैं। डेसिबल इकाई का उपयोग जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट कहता है, बातचीत करते समय दो व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि के जो डेसिबल होता है उस कितना होता है? 30 डेसिबल का ध्वनि। जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वो कितना डेसिबल का आवाज निकाल सकते हैं? तो 30 डेसिबल का आवाज निकालते हैं। कहता है 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके अनुरूप होता है? तो किसी उपकरण कारखाने के शोर। याद रखिएगा कि जो 100 डेसिबल का जो साउंड होता है वो कहां से प्रोड्यूस हो सकता है? तो इंस्ट्रूमेंट या फैक्ट्री को कल कारखाना जो होता है वहां से वो प्रोड्यूस हो सकता है, हम लोग जनरली नहीं प्रोड्यूस कर सकते। कहता है द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टिंग ऑफ ट्री लीव्स इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अबाउट 20 डेसिबल, मतलब सामान्य परिस्थितियों में पेड़ के पत्तों के सरसराहट, जो सरसराहट होती है ना वो कितने डेसिबल की होती है? 20 डेसिबल की होती है। अगला पॉइंट कहता है WHO का, WHO जो है वो सेफ नॉइज लेवल फॉर सिटी, जो शहर है उसके लिए जो ध्वनि का एक लेवल निश्चित किया है वो कितने का है? 45 डेसिबल का जो लेवल है वह निश्चित किया है कि यह सुरक्षित ध्वनि तरंग है जिसको हम सुन सकते हैं, इसमें किसी तरह का कान को कोई हानि नहीं होगा। कहता है कि अब यहाँ पे परमिशबल नॉइज लेवल्स इन डिफरेंट एरियाज आर एज फॉलोज। तो रेसिडेंशियल, जहां आवासीय क्षेत्र होता है, रेसिडेंशियल एरिया होता है, 45 से 55 डेसिबल का साउंड वेव होना चाहिए। अगला कहता है साइलेंट जोन, जो जिसको कि कहता है यहाँ ज्यादा शोरगुल नहीं करना है, वहां पर कितना होना चाहिए? 40 से 50 डेसिबल का। इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर कि कल कारखाने होते हैं, 70 से 75 डेसिबल। कॉमर्शियल एरिया में 55 से 65 डेसिबल का परमिशबल है, मतलब यहां पर इतना ध्वनि तरंग उत्पन्न होता है तो कोई बात नहीं है। आगे पॉइंट पर हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से एक दो स्लाइड और बचा होगा। कहता है मनुष्य के लिए शोर की सहनीय सीमा लगभग कितनी होती है? जो शोर है उसको कितना सह सकता है? तो याद रखिएगा 85 डेसिबल तक वो बर्दाश्त कर सकता है। कहता है किस स्तर डेसिबल में ऊपर की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो 80 डेसिबल से जो ऊपर की ध्वनि होती है उसको साउंड पॉल्यूशन, याद रखेंगे साउंड पॉल्यूशन, जो कि ध्वनि का खतरनाक होता है, जो कि कान के लिए बहुत ही बड़ा तकलीफदायक होता है। ध्वनि प्रदूषण का मान के लिए प्रयुक्त की गई इकाई क्या होती है? डेसिबल। याद रखिएगा मनुष्यों के लिए द ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए जो स्पष्टतम, याद रखिएगा स्पष्टतम जो ध्वनि है वो कितनी है? 60 डेसिबल की है। कितने डेसिबल की होती है? लगभग 60 डेसिबल की होती है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कहता है लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वह किसमें मेजर किया जाता है? आयाम है, मतलब किसके संदर्भ, ध्वनि का प्रबलता को किसके संदर्भ में मापा जाता है? मतलब ध्वनि का अगर हमें प्रबलता नापना है तो हमको किस टर्म को देखना होगा? तो याद रखिएगा उसके एम्पलीट्यूड, उसके आयाम को देखिएगा। जो रिकॉर्डिंग होता है ना उसका आयाम इस तरह से होता है ना। ये आयाम देख के बता सकते हैं हम कि वह ध्वनि जो है कितनी प्रबल है, कितना लाउडनेस है उस ध्वनि के अंदर। ठीक है, आगे पॉइंट पर हम बात करते हैं। एक मजदूर रेल की पटरी पर काम करता है। कुछ दूरी पर एक लड़का अपना कान रेल की पटरी के पास लगाए हुए था। यह लड़का मजदूर के धक्के की आवाज को बार बार सुन पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टील में जो है ध्वनि की गति हवा की तुलना में
अधिक होती है। जो स्टील है, लोहा है, मैंने बताया आपको कि जो ठोस माध्यम होता है उसमें ध्वनि की जो है गति बहुत तीव्र होती है, जिस कारण से वह ना कान को अगर सटाता है उसमें तो बहुत तेजी से सुन सकता है उसको। आगे के पॉइंट में हम बात करते हैं, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपरिवर्तित रहने वाली मात्रा होती है, क्या? उसकी आवृत्ति। याद रखिएगा, ध्वनि तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह अपरिवर्तित रहती है, मतलब वो चेंज नहीं करती है। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं, कहता है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि को पिच, तीव्रता और गुणवत्ता में अंतर के कारण एक दूसरे से अलग अलग किया जा सकता है। केवल गुणवत्ता, याद रखिएगा, पिच, तीव्रता या गुणवत्ता, इनमें से किससे अलग किया जा सकता है, समझा जा सकता है। या सितार है, बांसुरी है, कैसे समझा जा सकता है? तो याद रखिएगा, किससे समझ सकते हैं? गुणवत्ता से समझ सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, क्या कहता है? ध्वनि की मूल इकाइयों को कहा जाता है स्वनिम या फोनिम्स कहा जाता है। अगला पॉइंट कहता है विच मॉडर्न टीवी स्विच्ड ऑन व्हेन मॉडर्न टीवी इज स्विच्ड ऑन ऑडियो एंड वीडियो बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली, मतलब ऑडियो और वीडियो जो है दोनों एक साथ शुरू होता है। याद रखेंगे, जब हम टीवी चलाते हैं, आज का जो मॉडर्न टीवी है, जैसे चलाया तो साउंड जो है और वीडियो दोनों एक साथ प्ले होता है। अगला पॉइंट कहता है टेलीविजन प्रसारण में चित्र संकेत किसके द्वारा प्रेषित किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कारण, आयाम मॉड्यूलेशन के कारण उसका जो पिक्चर है, चित्र संकेत, उसके द्वारा प्रेषित किया जाता है। अगला पॉइंट है टेलीविजन प्रसारण में ऑडियो सिग्नल प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पिक्चर, चित्र के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और ऑडियो सिग्नल के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मेरे ख्याल से जो साउंड चैप्टर है उसका वन लाइनर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत।